मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन। हेलो दोस्तों, H2 here। फयाज की उंगली ट्रिगर पर सख्ती से जमी हुई थी और उसने आंखें बंद कर रखी थी। चेहरे पर इस कदर पसीना बह रहा था जैसे आबशार से पानी बहता है कि कमरा धमाके से गूंज उठा। लेकिन ये धमाका रिवॉल्वर का ना था बल्कि दरवाज़ा खुलने का था। और धमाके की आवाज़ सुनकर फयाज ने इस्तरारी तौर पर चूक कर आंखें खोली तो यखलक वो उछल कर खड़ा हो जाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि दरवाजे पर उसकी बीवी सलमा खड़ी थी और उसका चेहरा मतवहश था। तुम सलमा और यहाँ? फयाज ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो तुम खुदकुशी कर रहे थे? इसका मतलब है कि तुमने वाकई गद्दारी की है? सलमा ने बुरी तरह होंठ काटते हुए कहा। नहीं नहीं, मैंने कोई गद्दारी नहीं की, यकीन करो सलमा। मैं इस वक्त भी तुम्हें और बच्चों को याद कर रहा था। मैं तो बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम को पकड़ना चाहता था ताकि सर रहमान से क्रेडिट हासिल कर सकूं, लेकिन वो लोग मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा अय्यार निकले। उन्होंने मुझसे धोखे से फाइल हासिल कर ली। तुम मेरी हालत देख रही हो, वो मुझे कत्ल करने के दर पे थे। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्त से बच कर आया हूं, लेकिन जाहिर है अब मैं गद्दार करार दिया जाऊंगा और मुझे गोली मार दी जाएगी। मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं, मगर तुम और बच्चे सारी उम्र के लिए रुस्वा हो जाएंगे। लोग तुम्हें गद्दार की बीवी और बच्चों को गद्दार के बच्चे कहेंगे। इसलिए मैंने खुदकुशी का फैसला किया था। यकीन करो सलमा, मैं बेकसूर हूं, मैंने गद्दारी नहीं की। फयाज ने रो देने वाले लहजे में कहा। अगर तुम बेकसूर हो तो फिर खुदकुशी क्यों कर रहे थे? तुम्हें चाहिए कि मर्दों की तरह अपनी बेगुनाही साबित करो। तुमसे कुछ अच्छा नहीं होता तो इमरान भाई को कहना था। मैं तो परेशानी की वजह से तुम्हें हर जगह ढूंढती फिर रही थी। मैं हेडक्वार्टर के सामने से गुजरी तो मैंने सोचा कि पता कर लूं। मुझे गेट पर बताया गया कि तुम आ चुके हो और अपने दफ्तर में हो, तो मैं यहां आ गई और यहां तुम बुज़दिलों की तरह खुदकुशी कर रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी खुदकुशी बजाते खुद हमारे लिए हमेशा की रसवाई का सबब बनती। सलमा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने सोचा कि इमरान से बात करूं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो उल्टा मेरा मजाक उड़ाएगा। फयाज ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। उसे हकीकतन इस वक्त अपने आप पर बेपनाह नदामत महसूस हो रही थी। क्यों मजाक उड़ाएगा? मैं खुद बात करती हूं, सलमा ने तेज लहजे में कहा और आगे बढ़कर उसने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फयाज उसी तरह नदामत भरे अंदाज में सर झुकाए मुसलसल अपने होंठ काट रहा था। यस, सलमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से इमरान के बावर्ची सुलेमान की सख्त सी आवाज सुनाई दी। सुलेमान, मैं बेगम फयाज बोल रही हूँ। इमरान भाई मौजूद हैं? सलमा ने कहा। ओ आप? जी हाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ से सुलेमान की नरम आवाज सुनाई दी। हेलो। ओ सॉरी, आपको यकीनन हिलने में बेहद दुश्वारी होगी सलमा भाभी, इसलिए मत हिलो कहना चाहिए था। फोन बनाने वालों को चाहिए था कि फोन करने वाले की तस्वीर भी साथ दिखा दिया करें, ताकि कम से कम अंदाजा तो हो सके कि किसे हिलो कहना है और किसे मत हिलो कहना है। अब आप खुद सोचे सलमा भाभी कि आपको कहा जाए कि हिलो तो ये आप जैसी बारोब शख्सियत के लिए किस कदर मुज़ायका खेज़ बात है। इमरान की जबान कैंची की तरह चल पड़ी थी। हम पर क़यामत टूट रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, इसलिए मुझे भाभी कहते हो? यही है तुम्हारा खलूस जिसका तुम हर वक्त ढंढोरा पीटते रहते हो? अगर मैं चंद लम्हे और फयाज के दफ्तर में ना पहुंचती तो वो बेवा हो चुकी होती, मैं मेरे बच्चे यतीम हो चुके होते, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। सलमा ने इंतहाई भर्राए हुए लहजे में कहा। अरे 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 भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आप कैसे बेवा हो सकती हैं? सुपरिटेंडेंट फयाज इतनी जुर्रत कहाँ कि आपको बेवा बनाने की गुस्ताखी कर सके? इमरान की बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। मैं जब दफ्तर में दाखिल हुई तो उन्होंने अपना रिवॉल्वर कनपट्टी पर रखा हुआ था और ट्रिगर दबाने ही वाले थे। सुना तुमने? और तुम फिर भी मजाक किए जा रहे हो। सलमा इस बार गुस्सी ले लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या सुपर फयाज दफ्तर में नमदार हो चुका है? इमरान ने हैरत से चीख कर कहा। हाँ, मैं उन्हें तलाश करती फिर रही थी कि हेडक्वार्टर के सामने से गुजरी तो मैंने सोचा कि मालूम कर लूं कि इनका कुछ पता चला। मुझे बताया गया कि वो आ चुके हैं और दफ्तर में हैं। मैं दफ्तर आई तो खुदकुशी कर रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो बेगुनाह हैं। वो तो एक गैर मुल्की मुजरम तंजीम को पकड़ना चाहते थे, मगर इस तंजीम ने अय्यारी की और फाइल उनसे ले ली। अब वो अपने आप को जिल्लत और रसवाई से बचाने के लिए खुदकुशी करना चाहते हैं। प्लीज इमरान, कुछ करो। तुम मेरे अच्छे
कैसे भाई हो? सलमा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अरे अरे भाभी, फयाज की ये जुर्रत कि वो आपको बेवा कर सके, मैं उसे रंडवाना बना दूंगा। आप वहीं रुके, मैं खुद आ रहा हूं। दूसरी तरफ से इमरान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। देखा तुमने, उसे सिवाय मजाक उड़ाने के और कोई काम नहीं है। अब वो यहां इसलिए आ रहा है कि मुझे और ज्यादा जलील करे। फयाज ने जो रिसीवर से निकलने वाली इमरान की आवाज बखूबी सुन रहा था, रो देने वाले लहजे में कहा, मैं उसका सर जूतियों से तोड़ दूंगी अगर वो मेरे सामने तुम्हें जलील करने की जरूरत करेगा। मगर सुनो, तुम उसे सब कुछ सच सच बता देना, कोई बात ना छुपाना। सलमा ने होंठ काटते हुए कहा और फयाज ने इंतहाई फर्माबरदाराना अंदाज में सर हिला दिया। सलमा एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई तो फयाज भी मजबूरन अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठ गया, लेकिन उसका चेहरा बदस्तूर झुका हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा एक बार फिर धमाके से खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। फयाज खिलाफे तवक्को उसी तरह सर झुकाए बैठा रहा, जबकि सलमा बेख्तियार कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। तुम्हारा अंदाज तो यही बता रहा है कि तुमने वाकई मुल्क से गद्दारी की है। सुनो फयाज, मुझे गद्दारों से कतई कोई हमदर्दी नहीं होती। मुझे यकीन है कि अगर सलमा भाभी को यकीन आ गया कि तुमने वाकई गद्दारी की है तो तुम तो क्या उसे बेवा करोगे, वो खुद तुम्हें गोली मारकर अपने आप को बेवा कर लेने में फख्र महसूस करेगी। इमरान का लहजा बेहद सख्त था। मैं बेकसूर हूँ इमरान, यकीन करो मैं बेकसूर हूँ। मैंने अपने तौर पर एक गैर मुल्की तंजीम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फयाज ने भीख मांगने जैसे लहजे में कहा, अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो फिर यकीन करो मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। लेकिन पहले तुम मुझे यकीन दिला दो कि तुम वाकई बेकसूर हो। सब कुछ साफ साफ और सच सच कह दो। और सलमा भाभी, अब आप जाएं और बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। इमरान ने फयाज से बात करते करते सलमा से मुड़कर कहा, मैं चली तो जाती हूँ, मुझे मालूम है कि सरकारी फाइलों की वजह से तुम मुझे भेज रहे हो, लेकिन इमरान भाई मेरा दिल कहता है कि ये और सब कुछ हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते, इसलिए प्लीज इनका ख्याल रखना, वरना। सलमा का लहजा बात करते करते यकलक भर्रा सा गया। मुझे मालूम है भाभी कि फयाज गद्दारी नहीं कर सकता। अगर इसमें गद्दारी के जरासीम होते तो अब तक ये मेरे ही हाथों 10 बार जिंदा दफन हो चुका होता, लेकिन इस वक्त इसकी पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है और इसकी पोजीशन को साफ करने की गर्ज से बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगी। आप बेफिक्र होकर जाएं, जब तक आपका भाई जिंदा है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा, मुझे तुम जैसे भाई पर फख्र है इमरान। सलमा ने कहा और उठकर तेज तेज कदम उठाती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। इमरान, इमरान खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं बेकसूर हूं, मुझे बचा लो। सलमा के बाहर जाते ही फयाज बिजली की सी तेजी से कुर्सी से उठा और उसने बकायदा इमरान के आगे हाथ जोड़ दिए, मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर कुर्सी पर जा गिरा और फिर कुर्सी समेत पीछे उलट गया। इमरान के भरपूर थप्पड़ से कमरा गूंज उठा था। हाथ जोड़ते हो और अपने आप को बेकसूर भी कहते हो, कसूरवार ही हाथ जोड़ा करते हैं, समझे? खबरदार, अब अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो गोली मार दूंगा। इमरान ने गर्राते हुए कहा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। मैं तो मिन्नत कर रहा था, मगर तुमने थप्पड़ क्यों मारा? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं अब भी तुम्हें गोली मार सकता हूं, तुम्हारी मेरे आगे क्या हैसियत है? फयाज जो बात करते करते यकलक गुस्से से चीख पड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के शदीद तरीन असार उभर आए थे। ये हुई ना बात, अब लग रहे हो सुपर फयाज। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, दफा हो जाओ, मुझे नहीं जरूरत तुम जैसे कमीनों की हमदर्दी की, मैं खुद भुगत लूंगा। फयाज और ज्यादा गुस्से से चीख पड़ा। शांति शांति प्यारे सुपर फयाज, सर सुल्तान तो पूरे मुल्क की पुलिस को ऑर्डर्स करने वाले थे कि फयाज को देखते ही गोली से उड़ा दिया जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इसी ऑर्डर से बाज रखा है। ठीक है, मैं चला जाता हूं और जब तक मैं सलमा भाभी के पास पहुंचूंगा तुम्हारी फातिहा ख्वानी की नौबत भी आ जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर तुमने थप्पड़ क्यों मारा? फयाज सर सुल्तान के हुक्म की बाबत सुनते ही यकलक ढीला पड़ गया। बड़े हरसे से हथेली खुजला रही थी। मैं तो तुम्हारे सर पर चिपट मारना चाहता था, मगर ये कमबख्त हाथ भी तो जबान की तरह चमड़े का है, फिसल कर नीचे जा लगा। बहरहाल बैठो और मुझे बताओ वो फाइल कहाँ है, और हाँ ये सुन लो कि अगर वो फाइल तुम्हारी मुआवनत की वजह से मुल्क से बाहर निकल गई तो फिर पूरी कौम तुम्हारे मुंह पर थूकने से भी दरेक नहीं करेगी। इमरान बात करते करते यकलक संजीदा हो गया। ओह हाँ, वो फाइल, वो काश मैं उन्हें ना बताता कि वो कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में है, लेकिन मैं क्या करता, वो इंतहाई सफाक आदमी थे, बेरहम कमीने, वो मुझे मार डालते। वो रॉक्सन तो बिल्कुल ही कसाई था। फयाज ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा, तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में? ओ तो यहाँ थी फाइल, मगर तुम गायब कहाँ हो गए थे? क्या मिस कॉस्टर ने गायब कर दिया था?
इमरान ने चूक कर पूछा, मिस कॉस्टर? ओह, तो तुम जानते हो, इस मिस कॉस्टर की वजह से ही तो ये अजाब आया है मुझ पर। फयाज ने चूक कर कहा और फिर उसने मिस कॉस्टर से मिलने से लेकर इस कोठी से फरार होकर यहाँ तक पहुँचने की पूरी तफसील बता दी। इमरान खामोश बैठा सुनता रहा। इस मिस पार्कर, रॉक्सन और उसके साथियों का हुलिया तफसील से बताओ, और वो कोठी जिसे तुम निकले थे वो कहाँ है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा और जवाब में फयाज ने पूरी तफसील से हुलिये और कोठी की सिचुएशन बता दी। ठीक है, अब तुम घर जाओ, मुझे अब हर सूरत में वो फाइल बरामद करनी पड़ेगी। इमरान ने एक तवील सांस लेकर उठते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई और बात होती, अचानक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुब्र फयाज ने चूक कर पहले तो फोन की तरफ देखा और फिर ढीले हाथों से रिसीवर उठा लिया। यस, फयाज ने शायद जिंदगी में पहली बार अपना नाम बमा ओहदे के बताने से गुरेज किया था। ये सुपरिटेंडेंट फयाज साहब का दफ्तर है, यहाँ इमरान साहब आए थे। दूसरी तरफ से एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने आवाज़ सुनते ही हाथ बढ़ाकर रिसीवर उसके हाथ से ले लिया, क्योंकि वो टाइगर की आवाज़ पहचान गया था। हेलो टाइगर, मैं इमरान बोल रहा हूँ, यहाँ कैसे फ़ोन किया? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने फ्लैट पर फ़ोन किया था, सुलेमान ने बताया कि आप फयाज साहब के दफ्तर गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ फ़ोन किया है। मैंने इस गैर मुल्की औरत को ट्रेस कर लिया है जो फयाज साहब के साथ गोल्डन एयर नाइट क्लब के स्पेशल रूम में गई थी। टाइगर ने बहुत बाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, तू पूरी तफसील बताओ। इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। जवाब में टाइगर ने गोल्डन एयर नाइट क्लब के मालिक टॉम से होने वाली मुलाकात से लेकर रावल कॉलोनी की कोठी तक पहुंचने, फिर वहां से एक कार का क्लू मिल जाने की पूरी तफसील बता दी कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कार के मालिक के मुतालिक मालूमात करने जा रहा था कि उसने वही कार एक कॉलोनी की हदूद में दाखिल होते हुए देख ली। कार में वही गैर मुल्की लड़की भी मौजूद थी। कार को एक गैर मुल्की ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। और मैंने इसका ताकुब किया तो ये कार आदम कॉलोनी की कोठी नंबर 8 में चली गई और अभी तक वहीं मौजूद है। ओके, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ख्याल रखना ये औरत, उसका नाम पार्कर है, तुम्हारी नज़रों से गायब ना हो जाए। इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर रिसीवर रखकर उसने फयाज को घर जाने के लिए कहा और खुद तेजी से उठकर अपनी कार की तरफ चला गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ एक लंबा तड़ंगा और भारी चेहरे वाला गैर मुल्की बेख्तियार चूक पड़ा। यस, कम इन, उसने हाथ में मौजूद रिसाले को मेज पर रखते हुए भारी आवाज में कहा। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है रिचर्ड? भारी चेहरे वाले ने कदर खशमगीन लहजे में कहा। बॉस, गोल्डन एरो नाइट क्लब के मालिक टॉम का आदमी आया है, वो कहता है उसने आपसे कोई अहम तरीन बात करनी है। रिचर्ड ने मौतबाना लहजे में कहा। टॉम ने आदमी भेजा है? और यहाँ क्यों? वो फोन नहीं कर सकता था? बुलाओ उसे, बॉस ने बुरी तरह चूकते हुए कहा और रिचर्ड बगैर कोई जवाब दिए तेजी से वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ओह, तुम जाबिर? तुम शायद टॉम के असिस्टेंट हो। बॉस आने वाले को देखकर बेख्तियार चुनकर खड़ा हो गया। यस सर, बॉस ने आपके लिए एक पैकेट भेजा है। उन्होंने मुझे खास तौर पर हुक्म दिया है कि मैं ये पैकेट सिर्फ आपको ही दूं। आने वाले मुकामी नौजवान ने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकालकर बॉस की तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या है इस लिफाफे में? टॉम ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें क्यों भेजा है? बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे सर नहीं मालूम, उन्होंने मुझे दफ्तर में बुलाया और ये पैकेट देकर मुझे यहाँ का पता देकर कहा कि मैं ये पैकेट आप तक पहुँचा दूँ और इसके बदले आप जो पैकेट दें वो मैं उन तक पहुँचा दूँ। चूँकि आपको मैं बॉस के साथ देख चुका था, इसलिए शायद उन्होंने मुझे भेजा हो। नौजवान ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा, बॉस ने कहा और हाथ बढ़ाकर इस नौजवान से पैकेट लिया और उसे खोलने लगा। लिफाफे के अंदर एक फाइल थी। फाइल पर नजर पड़ते ही बॉस बुरी तरह उछल पड़ा। ओह ओह, वेरी गुड, तो काम हो गया। हाँ, वाकई टॉम अब अपने मुआवजे का हकदार बन गया है, बॉस ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और एक साइड पर मौजूद मेज की दराज खोलकर उसने पैकेट इसके अंदर रखा। दूसरे लम्हे उसका हाथ जब दराज से बाहर आया तो उसके हाथ में भारी रिवॉल्वर था। फिर उससे पहले कि पैकेट लेकर आने वाला कुछ समय था, कमरे में धमाका हुआ और उसके साथ ही इस नौजवान के हलक से जोरदार चीख निकली और वो उलटकर पुश्त के बल फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। बॉस के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली ठीक उसके दिल में व्यवस्थ हो गई थी। जब फाइल ले आने वाला चंद लम्हे के लिए तड़पने के बाद साकित हो गया तो बॉस मेज की तरफ बढ़ा और उसने मेज के पीछे रखी हुई कुर्सी पर बैठकर मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। गोल्डन एयर नाइट क्लब। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। टॉम से बात करवाओ, मैं इवंस बोल रहा हूं, बॉस ने सख्त और भारी लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद टॉम की आवाज रिसीवर गूंज उठी। टॉम स्पीकिंग। टॉम का लहजा मौतबाना था। शायद इस्तकबालिया लड़की ने उसे बॉस का नाम बता दिया था।
टॉम, तुम्हारा पैकेट मुझ तक पहुंच चुका है, क्या यह तस्दीक शुदा फाइल है? बॉस ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, रॉक्सन खुद इसे लेकर मेरे पास पहुंचा। उसने बताया कि पहली फाइल की जब तस्दीक की गई तो वो जाली निकली, जिस पर मैडम ने इस सुपरिटेंडेंट फ्याज पर तशद्दुद किया। तो उसने बताया कि असली फाइल उसके दफ्तर के कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में मौजूद है। चुनांचे मैडम ने रॉक्सन और एक और साथी के साथ दफ्तर से वो कॉन्फिडेंशियल बॉक्स हासिल करने का प्लान बनाया और उन्होंने आसानी से वो बॉक्स हासिल कर लिया। इसके बाद मैडम इस कोठी में पहुंची जहां फ्याज को आर्जी तौर पर रखा गया था, लेकिन फ्याज वहां से फरार हो चुका था और मैडम के वहां मौजूद 2 आदमी हलाक हो चुके थे। इस पर मैडम सीधी अपने हेडक्वार्टर पहुंची। वहां मैडम ने सफारत खाने के 3rd सेक्रेटरी से बात की और उसे बताया कि फाइल असली है और वो आकर ले जाए। इस पर रॉक्सन ने फौरी तौर पर हरकत में आ जाने का फैसला किया और वो फाइल लेकर इस कोठी के एक खुफिया रास्ते से बाहर आ गया और सीधा मेरे पास पहुंचा ताकि फाइल को फौरी तौर पर आप तक पहुंचाया जा सके। मैंने अपने असिस्टेंट के जरिए वो फाइल आपको भिजवा दी। फाइल से फरागत पाते ही रॉक्सन ने अपने चेहरे पर मौजूद मुकामी मेकअप साफ किया और फिर मैं और रॉक्सन आपकी तरफ से फोन के इंतजार में थे कि अचानक एक मुकामी बदमाश टाइगर जबरदस्ती मेरे दफ्तर में घुस आया। रॉक्सन मेरे पास बैठा हुआ था। वो पूछने आया था कि नाइट क्लब के स्पेशल रूम में सुपरिटेंडेंट फ्याज के साथ जाने वाली गैर मुल्की लड़की कौन थी। आप समझ गए होंगे कि सर, वो मैडम पार्कर के मुतालिक पूछ रहा था बदमाश। उस पर मेरी उससे झड़प हुई। रॉक्सन ने इस पर फायर किया, लेकिन रॉक्सन का निशाना तो खता गया हो गया। अलबत्ता इस टाइगर ने रॉक्सन को गोली मार दी। मैंने इस पर काबू पा ही लिया था कि यकलक वो मेरे एक आदमी की हमाकत की वजह से फरार हो जाने में कामयाब हो गया। मैंने अपने सारे ग्रुप को इसकी तलाश में भेज दिया है। अभी मैं ये हुक्म देकर फारिग ही हुआ था कि आपकी कॉल आ गई। टॉम ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वो टाइगर किसके लिए काम करता है? क्या इमरान का साथी तो नहीं है? बॉस ने चूक कर पूछा। नहीं जनाब, इमरान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो जेरे जमीन दुनिया का आदमी है, फ्रीलांसर है। टॉम ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि सुपरिटेंडेंट फ्याज के मैडम के हाथ से निकल जाने की वजह से मैडम भी नजरों में आ गई है और रॉक्सन भी हलाक हो गया है। टॉम, मुझे सूरत हाल इंतहाई खतरनाक महसूस हो रही है। मैं तुमसे इंतहाई अहम और खुफिया बात करना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है इन हालात में यह बातचीत फोन पर नहीं हो सकती। तुम्हारे पास 0 ट्रांसमीटर तो मौजूद है, मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में दिया था। बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, लेकिन इसकी पहले इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ी। टॉम ने जवाब दिया। अब जरूरत पड़ गई है। तुम फोन और इसको ऑनलाइन करो, लेकिन पहले कमरा बंद कर लेना। बातचीत तुम्हारे और मेरे दरमियान ही महदूद रहनी चाहिए। बॉस ने तेज लहजे में कहा। ओह ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूं। दूसरी तरफ से टॉम ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। बॉस ने भी रिसीवर उठा और उठकर उसने अगपी दीवार पे मौजूद अलमारी खोली और उस पर रखा हुआ एक बड़ा सा ट्रांसमीटर उठाकर उसने मेज पर रख दिया। चंद लम्हों बाद यखलक ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। बॉस ने उसके नीचे मौजूद बटनों की कतार में से एक बटन दबाया तो बल्ब मुसलसल जलने लगा। इसके साथ ही ट्रांसमीटर से टॉम की आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, टॉम कॉलिंग, ओवर। टॉम के लहजे में हल्की सी बेचैनी मौजूद थी। शायद ये बेचैनी इस तजस्सुस की बिना पर थी जो कोई अहम बात सुनने के लिए पैदा हो जाती है। इवंस अटेंडिंग, तुमने कमरा अच्छी तरह बंद कर लिया है? ओवर। बॉस ने तेज लहजे में पूछा। बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर बात करें। ओवर। टॉम ने पूरे तमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके टॉम, तुमसे मेरी मुलाकात बेहद सूद बन रही है और तुमने वाकई मेरे लिए इंतहाई अहम काम सर अंजाम दिया है, लेकिन इस मुकामी बदमाश की तुमसे आकर पूछताछ करना और फिर सही सलामत निकल जाना यह साबित करता है कि तुम में वो सलाहियतें नहीं हैं जिनकी मैं तवक्को कर रहा था और जिन सलाहियतों की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पकीशा में अपना मुस्तकिल एजेंट मुकर्रर करना चाहता था। इसलिए गुड बाय। ओवर। बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और ओवर कहते ही उसने एक सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया। इसके साथ ही ट्रांसमीटर पर मुसलसल जलने वाला बल्ब तेज झुमाके के साथ तारीक हो गया और ट्रांसमीटर भी खामोश हो गया। बॉस ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर का पहले वाला बटन ऑफ किया और फिर ट्रांसमीटर उठाकर उसने वापस अलमारी में रखा। अब उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान तारी था, क्योंकि उसे मालूम था कि 0 ट्रांसमीटर में मौजूद इंतहाई ताकतवर बम इस सुर्ख बटन के दबाने से अचानक फट गया होगा और टॉम तो क्या, वो पूरा कमरा जिसमें वो मौजूद होगा जर्रों में तब्दील हो गया होगा। अब इमरान लाख सर पटकता रहे, वो मुझ तक कभी ना पहुंच सकेगा। बॉस ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा और हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और उसका नंबर प्रेस कर दिया। रिचर्ड, टॉम के जिस आदमी को तुम ले आए थे उसकी लाश मेरे कमरे में पड़ी है, उसे उठाकर किसी गटर में डाल दो और मदाम फ्राउ को मेरे पास भेज दो। बॉस ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज की दराज खोली और वही पैकेट उठाकर उसमें मौजूद फाइल बाहर निकाल ली।
उसे खोलकर गौर से देखने लगा। फाइल में 8 टाइप शुदा सफ़ात थे, लेकिन ये सारे सफ़ात टेढ़े मेढ़े हिंसों और लकीरों से भरे हुए थे। यूं लगता था जैसे हिसाब या अलजबरा के सवालात इन सफ़ात पर हल किए गए हों। अभी वो फाइल देख ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस कम इन, बॉस ने तेज लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और 2 गैर मुल्की अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बॉस को सलाम किया, फिर खामोशी से झुककर फर्श पर पड़ी हुई लाश को उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गए। इनके बाहर निकलता ही दरवाजा ऑटोमेटिक अंदाज में खुद ही बंद हो गया। बॉस एक बार फिर फाइल को देखने लगा, फिर एक तवील सांस लेकर उसने फाइल बंद करके दोबारा मेज की दराज में रख दी। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक की आवाज उभरी। यस कम इन, बॉस ने एक बार फिर उसी तरह सख्त लहजे में कहा, और दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इसमें से एक उधेड़ उम्र लेकिन शक्ल सूरत से इंतहाई मुअज़्ज़ज़ नजर आने वाली एक एक्रीमियन औरत अंदर दाखिल हुई। वो लिबास और अपने रख रखाव से कोई अरबपति खतून लगती थी। आपने मुझे तलब किया है बॉस, मुअज़्ज़ज़ खतून ने अंदर दाखिल होते ही बड़े मौदबाना लहजे में कहा। हाँ मदाम फ्रॉ बैठो, अब तुम्हारे काम करने का वक्त आ गया है, बॉस ने बड़े लापरवाह से अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। यस बॉस, मैं तो खुद यहाँ बेकार पड़े पड़े आजिज आ गई हूँ, मदाम फ्रॉ ने मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मदाम फ्रॉ, फाइल मुझे हासिल हो चुकी है, अब ये पार्टी तक ये फाइल पहुंचानी है और बकिया रकम हासिल करनी है, बॉस ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। यस बॉस, मदाम फ्रॉ ने उसी तरह मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुनो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ साथ शायद अब तक दारुल हुकूमत की पूरी पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस भी इस फाइल की तलाश के लिए निकल खड़ी होगी, और लाजमन वो मुल्क से बाहर जाने के तमाम रास्तों पर इंतहाई सख्त चेकिंग कर रहे होंगे। तुमने इस चेकिंग से इस फाइल को निकाल कर ले जाना है। बोलो क्या तुम तैयार हो? बॉस ने कहा। बॉस, आप मेरी सलाहियतों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप कतई बेफिक्र रहें, फाइल निकल जाएगी, मदाम फ्रॉ ने इंतहाई पुरतमाद लहजे में कहा। तुम्हारी इन्हीं सलाहियतों की वजह से तो मैंने इस अहम तरीन काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, लेकिन यह फाइल इस कदर अहम है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम इस फाइल को किस तरह से निकाल कर ले जाओगी, बॉस ने कहा, और मदाम फ्रॉ बेख्तियार मुस्कुरा दी। बॉस, अब तक मैंने यहाँ के एक आला अफसर से खासी गहरी दोस्ती पैदा कर ली है। इस अफसर की बीवी फौत हो चुकी है और बच्चे जवान होकर गैर मुल्कों में सेटल हो चुके हैं। वो बिल्कुल ही अकेला और उदास है, और दूसरी बात ये कि उसे जुआ खेलने की भी आदत है, जिसका नतीजा ये है कि वो अपनी सारी जायदाद भी फरोख्त कर चुका है और इस पर बेपनाह कर्जा भी चढ़ चुका है। मैंने इस पर अपना जाल डाला और हम दोनों के दरमियान शादी का अहद पैमान हो चुका है। वो अफसर मुझसे शादी कर लेगा और मैं उसे अपना सारा बैंक बैलेंस जो $10 करोड़ पर मबनी है तोहफे के तौर पर दे दूंगी, लेकिन चूंकि ये रकम एक्रीमा से बाहर मौजूद है, इसलिए ये तय हुआ है कि वो मेरे साथ एक्रीमा जाएगा, हम वहाँ शादी कर लेंगे और फिर वो रकम लेकर यहाँ वापस आएगा, यहाँ अपने कर्जे तक उतार कर और अपने बाकी सिलसिले मुकम्मल करके फिर नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए मेरे साथ एक्रीमा आकर रहने लगेगा। और ये इतना बड़ा अफसर है कि इसके साथ जाते हुए मेरी चेकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, मदाम फ्रॉ ने मुस्कुराते हुए कहा, और बॉस बेख्तियार हंस पड़ा। वेरी गुड आइडिया, लेकिन क्या वो फौरन तुम्हारे साथ जा सकेगा? उसे तो कागज बनवाने के लिए कुछ रोज तो लग जाएंगे ना, और वो अफसर कौन है, पहले मुझे उसकी तफसील बताओ, बॉस ने हंसते हुए कहा। बास आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उसके कागजात तैयार हो चुके हैं। महकमे से उसने अपने हनीमून के लिए 6 माह की रुख्सत भी ले ली है, और वैसे भी वो इतना बड़ा अफसर है कि उसके लिए कागजात की तैयारी कोई मसला नहीं है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, वो यह मरकजी सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी है, उसका नाम अजीज खान है, और रिचर्ड मेरे कहने पर उसे अच्छी तरह चेक भी कर चुका है, वो बिल्कुल साफ आदमी है, मदाम फ्रॉ ने कहा। ओके, फिर तुम ऐसा करो, उसे तैयार करो, सीटें बुक करवा लो, फिर फाइल ले जाना, बॉस ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है बॉस, हम आज शाम की फ्लाइट से ही चले जाते हैं, सीटें भी वो आसानी से बुक करा लेगा। वो तो रकम हासिल करने के लिए इस कदर बेचैन है कि अगर मैं उससे कहूं कि वो यहाँ से दौड़ कर एक्रीमा पहुंचे तो आप यकीन करें वो दौड़ कर भी पड़ेगा। और बस मेरा ख्याल है कि ये फाइल उसके सामान में रख दी जाए, इस तरह हर किस्म का खतरा खत्म हो जाएगा, मदाम फ्रॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो इस पर चूकेगा नहीं, बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। ओह नो बॉस, मैंने पहले ही पूरी प्लानिंग की हुई है। मैंने उसे बताया है कि मैं अपने शौक की गर्ज से साइंस के एक मखसूस शोबे में रिसर्च करती रहती हूँ, और यहाँ भी वो इसी रिसर्च के सिलसिले में आई हुई हूँ। ये फाइल मैं उसे ये कह कर दे दूंगी कि ये मेरी रिसर्च के अहम कागजात हैं, इस तरह उसे शक न पड़ सकेगा। और आप कतई मुतमिन रहें, मैंने इसका अच्छी तरह मुताला कर लिया है, वो बिल्कुल वही करेगा जो मैं उसे कहूँगी।
اور وہ جس محکمے میں ہے ایئرپورٹ اسی کے محکمے کے تحت آتے ہیں، اس لیے ایئرپورٹ کے حکام تو اس کے آگے پیچھے دوڑتے رہیں گے۔ مدام فراو نے جواب دیا۔ اوکے، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ ہے، جاؤ تیاری کرو اور پھر مجھے فون کر دینا، میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، باس نے کہا، اور مدام فراو سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ جب اس کے باہر جانے کے بعد کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ریچرڈ کی آواز سنائی دی۔ ریچرڈ، کیا تم نے اس افسر کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے جسے مدام فراو استعمال کرنا چاہتی ہے؟ باس نے پوچھا۔ عزیز خان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اسے چیک کیا ہے، وہ انتہائی بے ضرر اور غیر متعلق سا آدمی ہے۔ مدام فراو کا انتخاب بہترین ہے، وہ بہت بڑا افسر ہے، خاصا بااختیارات، صرف اسے جوئے کی لت ہے اور اس جوئے سے ہی مدام فراو اسے احمق بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، ریچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے، میں نے مدام فراو کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس عزیز خان کے ذریعے فائل یہاں سے باہر نکال لے جائے، اس لیے تم اب فوری طور پر عزیز خان کی نگرانی شروع کرا دو، لیکن انتہائی احتیاط سے، اسے ہرگز کسی قسم کا شک نہیں پڑنا چاہیے، میں اس معاملے میں معمولی سا رسک لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، باس نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ مدام فراو چونکہ پہلے ہی پلاننگ بنا چکی تھی باس، اس لیے میں نے کئی دنوں سے عزیز خان کو مسلسل نظروں میں رکھا ہوا ہے، اس کی مصروفیات کی رپورٹ ملتی رہتی ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، ریچرڈ نے جواب دیا۔ ویری گڈ، اس بار تو واقعی ہمارے ستارے عروج پر ہیں، یہ فائل یہاں سے اگر صحیح سلامت نکل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی کارنامہ ہوگا، باس نے بے طرح خوش ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اطمینان بھرے انداز میں اب وہ اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر بیٹھ گیا۔